हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल समर मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th की मैथ की मॉड्यूल जिसमें आपको मिलेंगे पूरे आंसर्स। आपके पास में मैथ की ऐसी मॉड्यूल है जिसमें पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो चलिए उसके हम आंसर देख लेते हैं आज इस मॉड्यूल में। आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी हो, आप खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बीच बीच में कई सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। स्टूडेंट्स, कौन कौन से सवाल आपको करके जाना है जो आने की बहुत बहुत संभावना है। 2025 और 26 की लेटेस्ट बुक जो आपके पास में है उसके सॉल्यूशन हैं। आपको इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक शब्द वाक्य में उत्तर, इनके आंसर आपको मिलते जाएंगे। और इसी के साथ में कई सारे जो आपके सवाल दिए हुए हैं मॉड्यूल में, उनमें से पूरे सवालों के आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ सवालों का ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बाकी ऑब्जेक्टिव आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। उससे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का समय होगा। आपके पूरे अध्याय जो हैं, कितने अध्याय हैं? पूरे आपके 12 अध्याय हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति पहला अध्याय आपका 6 नंबर का आएगा, जिसमें आपको ये सब पढ़ना है। भूमिका, अप्रमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ये आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे। अध्याय 2 आपका 10 नंबर का आएगा, मतलब अध्याय 2 की आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। अध्याय 3 8 नंबर का आएगा, निर्देशांक ज्यामिति, वही वाला प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश आपको अच्छे से आता होगा। अध्याय 4 दो चरों वाले रेखीय समीकरण, 8 नंबर का आएगा। 5 अध्याय 3 नंबर का आएगा आपका। अध्याय 6 5 नंबर का आएगा। अध्याय 7 5 नंबर का। अभी आपके शिक्षकों ने क्लास में जितने भी अध्याय बताए हों, है ना, कि मैथ में इतने आने वाले हैं, बाकी उनकी तैयारी आप करिएगा। बाकी जो नहीं आ रहे हैं उनको पेपर के बाद देख लेना, क्योंकि मेरी ये वीडियो आपके फाइनल एग्ज़ाम, जो आपके वार्षिक एग्ज़ाम होंगे, उस हिसाब से बन रही है। और चैनल पे हरदम ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, जब चाहे आपको इसको देखना हो आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना हो सके लोगों में आप इसको पहुंचा देना, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह आपसे मांगें, या आने वाले टाइम में जो भी आपके भाई बहन या रिलेटिव्स में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो क्लास 9th में आने वाले हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। यूट्यूब पे जाके आपको ये पूरा चैनल का नाम लिखना पड़ेगा, चैनल आपको आ जाएगा। सर को आप पहचान ही लेंगे जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब वाले बटन पे प्रेस कर देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। इसी के साथ में 2 चैनल आपको और करना है, समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर मैथ्स वर्ल्ड। अगर जिन बच्चों ने पहले से कर लिया है बहुत अच्छी बात है, उनका तो बहुत सपोर्ट है मेरे साथ में। बाकी और भी बच्चे करेंगे, सबसे मुझे ये आशा है, उम्मीद है। बाकी चैनलों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ नीचे। अध्याय 9 आप देख रहे हैं, वृत्त के बारे में है, 6 नंबर का आएगा। अध्याय 8 आपका 7 नंबर का आएगा। अध्याय 10 आपका 5 नंबर का आने वाला है। अध्याय 11 आपका आने वाला है 6 नंबर का। अध्याय 12 आपका 6 नंबर का। ये वार्षिक में जो पूरे चैप्टर्स हैं उसके हिसाब से है। ठीक है, पेपर आपका इस तरीके से आएगा। तो देख लेते हैं सर आपको कौन से चैनल्स के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं सर के तीनों चैनल के नाम, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड। समर मैथ्स वर्ल्ड पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स, आंसर वाली, ये सब के वीडियोस आते रहते हैं। आप जब इस पर जाके कई सारे वीडियोस सीखेंगे क्लास 9 के, तो आपको प्रश्न बैंक भी मिलेगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं।
समर इंग्लिश वर्ल्ड, इसमें इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, पूरे चैप्टर्स के ग्रामर के वीडियोस हैं बहुत सारे। आपके जो इंग्लिश की मॉड्यूल हैं उसका भी सॉल्यूशन है, आप जाके इसमें देख सकते हैं। और जिन बच्चों के पास में विद्यार्थी वाली मॉड्यूल नहीं है इंग्लिश की, वो भी उन्हें उसमें मिल जाएगी। समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आप देख सकते हैं सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट के आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगी और उनके आंसर्स मिल जाएंगे। जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चन होते हैं उस पर वीडियो बन चुके हैं। आप फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, इसलिए आप इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तीनों तीनों चैनल आपके लिए बहुत काम के हैं। और इन तीनों चैनल में इतनी सारी वीडियो बनी हुई है जिनमें ज्ञान का भंडार बहुत सारा है। तो आप देर किस बात की करते हैं, जल्दी से सबसे पहले इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, अगर कोई आपके आपके दोस्त अगर आपसे ये बोलते हैं या आपकी सहेलियां आपसे ये बोलती हैं कि मेरे पास में ये मॉड्यूल नहीं है या इनके आंसर नहीं है, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके वीडियो को निकाल कर उन्हें शेयर कर सकते हैं और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि उन्हें भी एक लिंक मिल जाए आगे अच्छे तरीके से पढ़ने की। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे सबसे यही उम्मीद और यही आशा है। और वीडियो अगर अच्छी लगती हैं, अगर आपको कुछ नॉलेज देती हैं, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। चलिए अब देखते हैं अध्याय। अध्याय 1, संख्या पद्धति। ये पेज नंबर दिए हुए हैं 1 से 7 पेज नंबर तक। बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारे हमारे पूरे अध्याय हैं। 12 अध्याय हमें पढ़ने पड़ते हैं पूरे। निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, सांख्यिकी, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। ठीक है। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति के बारे में स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको पूरे आंसर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन के पूरे आंसर आपको पूरे पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ सवाल यहाँ इसमें सॉल्व किए गए हैं। वो सवाल जैसे आपके जो विद्यार्थी मॉड्यूल है, तो विद्यार्थी मॉड्यूल कई बच्चों के पास में है। ठीक है, तो जिनके पास में विद्यार्थी वाली मॉड्यूल है, तो आप लोगों के जैसे मॉड्यूल में पूरे 10 सवाल हैं, तो 10 में से 3 या 4 के आपको इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 या 4 के इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे सवालों की। अगर 25-30 सवाल हैं तो 5-6 सवाल इसमें मिल जाएंगे, 1-2 अलग भी मिलेंगे। लेकिन जो MCQ हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, उनके पूरे पूरे आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो संख्या पद्धति के बारे में अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, है ना। तो इसे पूरा पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि आगे चल के मैं वीडियो में आपको है ना हर चैप्टर पर डिस्कस करके पूरे चैप्टर समझाऊंगा और उनके सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। लेकिन अभी जैसे कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, 10 तारीख को, है ना, 10 तारीख को ही है, टाइम टेबल में देख लीजिएगा, 10/11/2025 को। तो उसके लिए हमको जल्दी से इनके आंसर्स देखना है, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में पूरे सवाल अगर मैं आपको समझाऊं या उस पर बात करूं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बहुत सारी। अपने पास में बाद में टाइम बहुत है, हम कर सकते हैं, और बाकी बहुत कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तो उनको सिर्फ ये वीडियो आंसर्स के लिए बहुत काम आने वाली है। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे कर लीजिएगा। 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और आप अपनी मॉड्यूल जो है विद्यार्थी वाली वो भी निकाल लीजिए जल्दी से। और ये वाले क्वेश्चंस मॉड्यूल में मिलते हैं, है ना, तो इन्हें सॉल्व करके आप उसमें भर लीजिएगा। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 10/3, 7/8, 1/7, है ना। यहाँ 1/3 एवं 1/7 अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती है। ये आप लोगों ने सवाल किए होंगे, है ना, वरना आगे चल के हम लोग करने वाले हैं वीडियो पर, उनको मैं समझाऊंगा आपको। दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करना, जहाँ दशमलव संख्या अशांत आवर्ती हो। ये जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 4th नंबर का पहला वाला, 0.6 पे बार। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 भी आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। x इक्वल 0.478 पर बार। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ये आप अच्छे तरीके से ये फॉर्मूले टाइप के दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि ये रूट के अंदर ए बी, आप इसे हिंदी में करनी बोलते होंगे रूट को, लेकिन इंग्लिश में आप इसको रूट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर ए बी इक्वल में, तो ये कैसे खुल जाता है, रूट के अंदर ए अलग हो जाता है, रूट के अंदर बी अलग हो जाता है ना। ये सब आप समझ सकते हैं इनको। अब हम बात करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके ये सॉल्व किया हुआ है आगे, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में कुछ सवाल दिए हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें भी। अगर कुछ क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल जो मिली है आपको उससे मैच नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कुछ कुछ सवाल तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो नहीं मिल रहे हैं आप इसमें से कर लीजिए, और जो उसमें से नहीं मिल रहे हैं उसको आप अलग से कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स के पास में विद्यार्थी वाली मॉड्यूल नहीं है, क्वेश्चन वाली, तो वो मैं इसके बाद वो वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं कि हमारे पास में मॉड्यूल नहीं है, तो आप सर की वीडियो उन्हें सेंड कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, और जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको है ना किसी भी ज़रूरतमंद को, है ना, वो वीडियो शेयर करना है और पहुँचाना है। ये देखिए, इसमें ये सवाल सॉल्व किए हुए हैं। हर का परमीकरण करना, है ना, परमीकरण के बारे में पढ़ लीजिए, परमीकरण करना आपको आना चाहिए, है ना। हर में जो भी संख्या दी होती है तो वो मतलब ऊपर नीचे उसका एक बार मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड, मतलब गुणा और भाग देना पड़ता है। निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शिक्षकों ने, टीचर्स ने करवाए होंगे क्लास में। और अगर आपको क्लास में कोई भी सवाल जैसे नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछा करें, उन्हें अच्छा लगता है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, तो है ना। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए पूछना अच्छी बात है ना। ये सवाल देख लीजिए, 1/√7 माइनस √6 को √7 प्लस √6 से गुणा और भाग करने पर। एक ये वाला सवाल देख लीजिए। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये कुछ फॉर्मूले हैं। ए पे पावर m इंटू ए पर पावर n, है ना, पावर को घात भी बोलते हैं यहाँ पर। तो ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n इक्वल टू ए पर पावर m प्लस n। दूसरा है ए पर पावर m पे होल पावर n इक्वल ए पर पावर m n। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। ए पे घात 0 या ए पर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तथा 1 अपॉन ए पर पावर n इक्वल में ए पर पावर माइनस n हो जाता है। अब हम इन नियमों को ऋणात्मक घातांकों पर भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे फॉर्मूले से हुए हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, है ना, उदाहरण नंबर 4। काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरल कीजिए। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैच हो जाएंगे, है ना, उनके आंसर्स आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसमें पूरा सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन कर लिए ना इस मॉड्यूल वाली बुक में से, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और मैंने देखा है कि अभी तक जितने भी पेपर पहले आए हैं वो पूरे की पूरे मॉड्यूल वाली बुक में से आ रहे हैं। आप भी इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल वाली बुक में से आ रहे हैं। तो 2 पर पावर 2/3 इंटू 1, 2 पर पावर 1/5, इसको फॉर्मूले से हम करेंगे, जो किस तरीके से किया हुआ है। आगे चल के मुझे वीडियो में ये सभी सवालों को आपको समझाना है, लेकिन अभी इस वीडियो में थोड़ा आपको है ना आइडिया देता जाना है। ठीक है, ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा। उत्तर माला है ये, है ना। अब जल्दी से आपके सही विकल्प निकालिए, तो सही विकल्प में आपके ये 4 आंसर देख लीजिए ऊपर वाले। फिर प्रश्न क्रमांक 2 में ये आपके रिक्त स्थान के आंसर होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में सतत वाले आंसर होंगे ये वाले। प्रश्न क्रमांक 4 में ये 5 आपके 6 आपके दिए होंगे एक शब्द वाले वाक्य, है ना। और प्रश्न क्रमांक 5 में सही जोड़ी दी होगी, तो सही जोड़ी के आंसर आप लगा लीजिएगा, इस तरीके से मिला लीजिएगा। ठीक है,
इसी के साथ में अध्याय 2 को हमने पूरा किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2, बहुपद, एक चर वाले बहुपद। इस अध्याय को भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब इस गतिविधि को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिएगा। और जो भी शिक्षक साथी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा वीडियो में से, जिनके पास में मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं होगी, है ना। आप तो सब जानते ही हैं पहले से, आप अच्छे से पढ़ा भी रहे होंगे क्लास में। और बहुपद का शून्यक, निम्नलिखित बहुपद लीजिए। देखिए ये, इन सबको भी पढ़ लेना आप, इन सवालों को देख लीजिएगा। गतिविधि नंबर 2, इसे भी आप देख लीजिएगा। शेषफल प्रमेय क्या होती है, शेषफल प्रमेय के बारे में। गतिविधि नंबर 2, गतिविधि नंबर 3, शेषफल प्रमेय उदाहरण। ये जो उदाहरण में सवाल दिया हुआ है बहुत ही अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, ये आता है पेपर में, है ना। फिर बहुपदों का गुणनखंडन, गुणनखंड प्रमेय, बीजीय सरसमीकरण। स्टूडेंट्स ये पूरे के पूरे सूत्र आपको याद करना है। इन्हें सरसमीका भी बोलते हैं, इन्हें सूत्र भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इन्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं और फॉर्मूले भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये फॉर्मूले अगर स्टूडेंट याद कर लिए ना, तो ये आपको क्लास 10th में भी काम आने वाले हैं। अब ये याद रखिएगा, आप जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कभी कभी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, मतलब x और y की जगह पे आपको ab भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे मत भूलिएगा, ये भी आपका फॉर्मूला है, चर राशियों से बना हुआ फॉर्मूला है ना। चर राशियाँ कौन सी होती हैं बताइए कमेंट करके, है ना, और अचर राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर आपने आज याद कर लिए ना, आज 9th क्लास में, किसी किसी को पहले से भी याद होंगे, अच्छी बात है, तो ये आपको 10th में भी काम आने वाले हैं। और अगर आगे चल के आप मैथ साइंस वाले स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ये आपको हरदम काम आने वाले हैं, जब तक आप पढ़ते रहेंगे, है ना। तो क्यों ना आप आज ही फ़ायदा उठाएं और आज ही पढ़ लीजिए, आज इनको याद कर लीजिए। और जो जो जिस जिसको पक्के याद हो जाएं वो मुझे कमेंट में करके बताया कि सर मुझे याद हो गए हैं ना, पूछ लीजिए। उदाहरण नंबर आपका ये दिया हुआ है, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल को कर लीजिएगा। इन महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ लीजिएगा आप, महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नीचे, एक पद, दो पद एवं तीन पद वाले बहुपदों को क्रमशः एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी कहा जाता है। ठीक है, और बाकी के पॉइंट भी आप पढ़ लीजिएगा इसमें। अब ये आपकी उत्तरमाला आ गई है, तो जल्दी से अपने सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, है ना, सतत सतत निकाल लीजिए। और ये सामने जो आपके सामने आंसर्स आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे, है ना, तो इसे देख लीजिए ना। कई लोग टैबलेट में देखते हैं तो टैबलेट की स्क्रीन में, अगर कई लोगों के पास टीवी में भी जो चलता है यूट्यूब, उसमें भी देखते हैं तो आपको उस पर भी मिल जाएगा। कई बच्चे क्या है, टीवी की स्क्रीन पे भी वीडियो चला के देखते हैं यूट्यूब की, अब सर की, समर सर की, जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं कि सर हम बहुत बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प के उत्तर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 खाली स्थान, रिक्त स्थान के उत्तर देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य के उत्तर, और सही जोड़ी में कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी के सही सही आंसर आमने सामने दिए हुए हैं, इन्हें देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं, उन्हें भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। एक्स एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स डैश अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष, है ना। आपके शिक्षक ने आपको समझाया होगा, टीचर ने आपको, सर ने, और इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस आपको करवाई होगी, और आपने काफ़ी सारे इनके आंसर भी दिए होंगे। जब
जब आपसे कोई सवाल पूछे गए होंगे तो। देखिए ये डायग्राम बिल्कुल ध्यान रखा करें, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा, गतिविधि को, ये गतिविधियाँ आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षक साथियों के लिए भी हैं ये, वो भी इससे आइडिया ले सकते हैं। और वैसे तो ये पूरा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ये सब जो है ग्राफ पेपर बनाए जाते हैं। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, कलर दूसरा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रीन कलर की ग्राफ की कॉपी बहुत आती है, उस पर तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है इस चैप्टर की। और ये चैप्टर आगे चल के आपको क्लास 10th में भी मिलने वाला है। जो जो चैप्टर हमें अगली क्लास में मिलते हैं तो थोड़ा उनका और अच्छा लेवल मिलता है, मतलब जितना हम सीख जाते हैं उससे आगे का और सीखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं गतिविधि नंबर 2 की। गतिविधि नंबर 2 में क्या करना है ये आप देख लीजिएगा। संख्या रेखा पे, है ना, जीरो के राइट साइड जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, और जीरो के इस साइड जो होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद में श्याम का घर चौराहे से पूर्व दिशा में 300 मीटर एवं उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। श्यामा है, अच्छा श्यामा, श्यामा के घर की स्थिति प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, इस एक्टिविटी को देख लीजिएगा आप। और ऐसी एक्टिविटी आपके सर या टीचर ने करवाई होंगी, और अगर नहीं करवाई हैं तो अगर आप क्लास में उनसे पूछा करें, क्योंकि शिक्षक भी चाहते हैं कि बच्चे हमसे पूछें, उनको बहुत खुशी होती है। कई बार आपके टीचर्स क्लास में आते होंगे, वो बोलते होंगे कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछा करें, उन्हें अच्छा लगता है। इसमें देखिए बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, निर्देशांक क्या होते हैं आगे चल के मैंने आपको बताया ही है कि हर एक चैप्टर पे, हर एक उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, हर एक सवाल आपको समझाना है ना, बस वेट करते रहिए। निर्देशांक, एच, कोटि क्या होती है, भुज क्या होती है ना। ये सवाल देख लीजिए, बिंदु 1,0, 2,0, -3,0, 4,0 और n,0 किस अक्ष पर स्थित होंगे। तो ये आप लोगों ने इनकी स्थिति बता दी, है ना। जिनके पास में ग्राफ पेपर नहीं होता है तो वो स्केल से भी अच्छा खासा ग्राफ बना सकते हैं, सेंटीमीटर नाप के, है ना, एक एक सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाइए तो नाप के आप लगा सकते हैं। ये देखो, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों का वाई निर्देशांक 0 होता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 की प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस तरीके से निर्देशांक दिखेंगे आपको आपके ग्राफ पर, है ना। चलिए और देख लीजिए, मुझे पता है आप जल्दी से, है ना, वीडियो में ये भी इंतजार करते हैं कि सही विकल्प और रिक्त स्थान जल्दी से इसके देखने को मिल जाए। हाँ, सब आएगा, चिंता मत करो, ये वीडियो आपकी हरदम अवेलेबल रहेगी, है ना। आज से 1 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें आप इसकी। और जब भी आप किसी को गाइडेंस करें, किसी को ये बोलें कि 9th क्लास की अच्छी प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें, तो बस समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड और समर इंग्लिश वर्ल्ड, ये चैनल उसको बता देना है, हो सके तो उसके मोबाइल में सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बिंदु 2,1, 2,2, 2,-3 कहाँ पर स्थित होंगे, एक ग्राफ में आप पता लगा लेंगे, है ना। ठीक है, और देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु को अच्छे तरीके से पढ़ा करो आप लोग, है ना। देखो मैं पढ़ देता हूँ कुछ इसमें। तल को कार्तीय निर्देशांक तल कहा जाता है और इन क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब तो खड़ी रेखा, है ना, और क्षैतिज रेखा होते हैं मतलब लेटी हुई रेखा। और देखो इसमें, चलो ये तो आप देखो, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक और या भुज कहा जाता है, एब्सिसा। साथ ही एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, यदि एक बिंदु का भुज एक्स तथा कोटि वाई हो तो एक्स वाई को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। चलो जल्दी से बच्चों को देखना है क्या सही विकल्प के उत्तर, चलो देख लो जल्दी से, जल्दी लगाओ फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना। तो जिनके लगे हुए हैं वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि सर हमारे पास तो पहले से ही हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी मिला लो फिर से एक बार, है ना। अगर कहीं पर एक दो ऑप्शंस में गलती हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं, ये आना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, कमेंट में अपन उसको देख लेंगे।
है ना, और उस पर चर्चा कर लेंगे। कई बार क्या होता है, कोई ना कोई बुक में थोड़ी बहुत हल्की सी मिस्टेक आई जाती है, एक दो सवाल या एक दो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो ही जाती है, प्रिंट मिस्टेक भी हो जाती है, तो इतना ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेना है। एक छोटी सी गलती के लिए कभी भी हमको पूरी बुक को गलत नहीं कहना चाहिए कि इसमें गलत होता है। कई बार मैंने लोगों को सुना है कि बुक में, अगर इतनी बड़ी बुक में जिसमें 200 पेज हों, उसमें से अगर 2-3 सवालों में कहीं गलती अगर या मिस प्रिंटिंग हो गई हो, तो लोग इतनी बड़ी धारणा देते हैं कि ये तो पूरी गलत लिखा रहता है। अरे ऐसा नहीं, ठीक है। वो हमने एक कहावत सुनी है ना, हर अच्छे से अच्छे इंसान में थोड़ी बहुत बुराई तो होती है, और हर बुरे से बुरे इंसान में कुछ अच्छाई तो होती है, ठीक है। लेकिन हम किसी की 100 अच्छाइयों में से अगर एक गलती है तो उसको पूरा गलत नहीं बोल सकते। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प के उत्तर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों के उत्तर देख लीजिए। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है ना। तो आप आंसर देख रहे हैं, और अगर आपको कोई आंसर में से डाउट हो तो सर आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में उसका आंसर लिख सकते हैं, फिर उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि हाँ आप सही हैं या आप गलत हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य सत्य के उत्तर दिए हुए हैं, और प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं। इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसी के साथ में हम पहुंच गए हैं अध्याय 4 पर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इस पूरे जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये चैप्टर्स जो मैंने बनाए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो हमें एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना, तो हमें बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है इस चैप्टर में है क्या, और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अध्याय 4 है ये आपका, है ना। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए, तो आप मुझे है ना अपने चैप्टर बताइए फेवरेट, या आपके कौन कौन से चैप्टर फेवरेट हैं अभी तक जो आपने मैथ में किए हैं, कमेंट करके, है ना। कमेंट करना आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है। कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, कई बार नाइस वीडियो, अच्छी वीडियो करते हैं बच्चे, अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलता है, जो सीखते हैं तो बोलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न क्रमांक 2 इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। चलिए अब ये वाला पेज देखते हैं, इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा आप। मैंने वीडियो में पहले ही कह दिया था आपको कि आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई कई सारे मैच होंगे आपके, है ना। कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच होंगे, कुछ आगे पीछे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो नहीं मिले तो आप किसी और चीज़ में देख लीजिएगा, या आपको सर ने करवाए होंगे, आपकी मैम ने करवाए होंगे, तो आपके पास में भी होंगे इनके सॉल्यूशन, है ना। लेकिन इस वीडियो को देखकर नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न क्रमांक 6, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। और रैखिक समीकरण x प्लस 2y इक्वल 6 में निम्न सारणी के अनुसार मान रखकर सारणी पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो ये इसका उत्तर भी दिया हुआ है आपको। उत्तर माला, हाँ इसी का तो इंतजार कर रहे थे सर हम। हाँ जल्दी जल्दी लगाओ फटाफट से फिर। सही विकल्प के उत्तर ये आपके दिए हुए हैं, कितने, 5। फिर प्रश्न क्रमांक 2 में सही जोड़ियां लगा लीजिए जल्दी से। फिर प्रश्न क्रमांक 3 में ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 12 आपके, है ना। प्रश्न क्रमांक 3 ये आपका सतत दिए हुए हैं नीचे। और प्रश्न नंबर 5 ये आपके खाली स्थान होंगे, है ना, प्रश्न क्रमांक 3 पे। और प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए जिसमें 4 एक शब्द या वाक्य में होंगे। अब इसके बाद में अध्याय 12 कहाँ से आ गया, बाकी अध्याय कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, सब अध्याय हैं इसमें, ठीक है, ऊपर नीचे दिए हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब सिलेबस के हिसाब से अध्याय 12 पहले करना है, ठीक है। तो अध्याय 12 सांख्यिकी, तो इसे देख लीजिए, है ना। दंड आलेख, आयत चित्र, दंड आलेख आपको बनाना आता होगा, आयत चित्र बनाना आपको आता होगा, बारंबारता बहुभुज, है ना। ये बारंबारता बहुभुज इसे बोलते हैं, देखो इतनी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। फिर आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद में उदाहरण 1, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय इतनी इतनी है, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय इतनी इतनी है
है ना, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। इसे आप देख लेना, है ना, ठीक है। फिर है इसमें इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और ये है दंड का आपका, ग्रोसरी को ऐसे दिखाया है, किराए को ऐसे दिखाया है, शिक्षा को दिखाया है, दवाइयाँ दिखाई हैं, ईंधन, मनोरंजन, विविध। एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर वह यह पाती है कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम है। इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा और देख लीजिएगा, है ना। जितने क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने शिक्षकों से पूछिएगा बाद में भी, है ना, पेपर के बाद में, क्योंकि आपके टीचर चाहते हैं कि आप उनसे सवाल पूछें, उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखिए ग्राफ बना हुआ है। इसके बाद में ये अंक बारंबारता, वर्ग की चौड़ाई, आयत की लंबाई किस तरीके से निकाला हुआ है, इसे आप देख लें, समझ लें। प्रति 10 अंक अंतराल पर विद्यार्थियों का समानुपाती मान। उदाहरण नंबर 3, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण कीजिए। निर्वाह खर्च सूचकांक दिए हुए हैं, सप्ताहों की संख्या, ये इसका हल दिया हुआ है पूरा, इसे देख लीजिए आप किस तरीके से किया हुआ है। बारंबारता बहुवचन का प्रयोग तब किया जाता है जबकि आंकड़े संतत और बहुत अधिक होते हैं। उत्तरमाला दी हुई है, जल्दी से निकालिए और इसके आंसर लगा लीजिए, सही विकल्प के उत्तर लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान के उत्तर, सतत के उत्तर, एक शब्द वाक्य के उत्तर, सही जोड़ियों के उत्तर। सही जोड़ियों के उत्तर में आपको स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाना है। इसके बाद में आ गया है आपका अध्याय 10। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अध्याय 10, हीरोन का सूत्र। अध्याय 10, यदि किसी त्रिभुज का आधार व ऊंचाई ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, या सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ये। और जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो इस त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र याद कर लीजिएगा, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसके अर्ध परिमाप का सूत्र होगा, है ना, 2s इक्वल में a प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट इसके बाद प्रश्न नंबर 1 को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके इस बार हाफ ईयरली में ये चैप्टर नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप आगे पीछे करके, है ना, बाकी चैप्टर्स को वीडियो में देख लें अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें पूरे पूरे चैप्टर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस हीरोन का सूत्र लगा के हम पूरा निकाल सकते हैं। इसके बाद में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसकी परिमाप 540 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है इसमें, और फिर इसका पहले परिमाप निकालते हैं, फिर अर्ध परिमाप निकालते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाते हैं हम, और इस तरीके से आंसर हमारा आ जाता है। आगे जितनी वीडियोस आएंगी उसमें पूरे चैप्टर्स आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसकी उत्तरमाला। प्रश्न क्रमांक 1 में जो सही विकल्प दिए हुए हैं उसके ये उत्तर दिए हुए हैं, इनको लगा लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 2 में सत्य असत्य के उत्तर दिए हुए हैं, इनको लगा लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में 5 आपके ये खालिस्तान हो सकते हैं, खालिस्तान के लगा लीजिए आप, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आप कहाँ से देखेंगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन वाली मॉड्यूल भी जल्दी से उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, तो प्रश्न क्रमांक 4 में स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया हुआ है, तो ये पूरे पांचों जो पॉइंट हैं, जो क्वेश्चन है स्तंभ अ के, उनको ब से मिलाना है आपको। प्रश्न क्रमांक 5 में आपके 3 एक शब्द या वाक्य में दिए हुए हैं, उन्हें कर लीजिएगा आप। अब हम बात करते हैं अध्याय 11, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, और इसको सीखकर हम आकृतियों के बारे में, त्रिविमीय आकृतियां, है ना, 3 डायमेंशनल आकृतियों के बारे में सीखते हैं। स्टूडेंट ये आपके सामने दिया हुआ है एक शंकु का उदाहरण। शंकु की आकृति कैसे होती है, ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है,
इन सूत्रों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल, त्रियक ऊंचाई दी हुई है एल इक्वल में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयतन संबंधी सूत्र भी स्टूडेंट आपको याद करना है कि शंकु का आयतन क्या होता है, आधार की त्रिज्या, गोले का आयतन क्या होता है। किसी भी अध्याय को करने से पहले अगर हम उसके सूत्रों को पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, तो वो अध्याय हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको करने हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसके बाद है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। आपकी जो क्वेश्चन वाली मॉड्यूल है उसमें जो जो क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं आपको उन्हें सॉल्व करते जाएं, बाकी जो नहीं मिल रहे हैं उनको आप खुद कर लीजिएगा या आगे जब वीडियोस आएंगी तो मैं उन्हें करवा दूंगा। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस मॉड्यूल में स्टूडेंट ये जो विद्यार्थी वाली मॉड्यूल है इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको करना बहुत जरूरी है। ये पेपर में कई बार रिपीट होते हैं और पूरे की पूरे पेपर आपके मॉड्यूल वाली बुक में से आ रहे हैं। ये जो आपकी मेन बुक है मैथ की एनसीईआरटी वाली, उसमें भी आपके ये पूरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सबसे पहले करना चाहिए। अगर कई बार विद्यार्थी ये कंफ्यूज होते हैं कि हम किस में से पढ़ें, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध मॉड्यूल या फिर है ना मतलब बुक में से पढ़ें, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि सबसे पहले आप मॉड्यूल वाली बुक के क्वेश्चन पूरे क्लियर करें। जब इसकी प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाए तो उसके बाद में आप बुक और परीक्षा अध्ययन में से या परीक्षा बोध जो भी सीरीज होती है उसमें से आप कर सकते हैं जो आपके पास में है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हम किस तरीके से आर की वैल्यू निकालते हैं और फिर फॉर्मूला रख के उसकी पूरी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 6 वाला, मेनका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। वह इससे 7 मीटर आधार की त्रिज्या वाला शंक्वाकार तंबू बनवाती है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट होगा, इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे, पाई आर एल करके बराबर सूत्र लगाएंगे और फिर नीचे अपना एल स्क्वायर इक्वल में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से इसका मान निकालेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन का सूत्र लगाओ और पूरी वैल्यू रख के उसका आंसर निकालो। फिर है 8वां, एक शॉर्ट पुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व इतना इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो शॉर्ट पट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चलिए अब उत्तरमाला जल्दी से निकाल लीजिए इसकी, है ना। जिन जिन विद्यार्थियों के पास में मॉड्यूल है तो वो निकालिए और इनके आंसर लगा लीजिए, और जिनके पास में नहीं है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं अभी के अभी वीडियो पे, है ना, कुछ टाइम मतलब इसी दिन के अंदर ही अंदर आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर देता हूँ, क्वेश्चन वाली भी, उसे आप देख लीजिएगा। बस आपको इतना करना है कि सर आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें और जितना हो सके सब लोगों तक इनको शेयर करें और पहुंचाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। प्रश्न क्रमांक एक में 5 आपके ना सही विकल्प दिए हुए हैं, इनके उत्तर लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें 7 आपके खाली स्थान लगे हुए हैं, इनके आंसर भर लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 3 में आपके 5 यहाँ पे सही जोड़ियां हैं। नहीं नहीं, ये 5 जो हैं आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर हैं, इनको लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, स्तंभ अ से स्तंभ ब, इसके पूरे आंसर्स को आप अच्छे तरीके से टिक लगा लीजिए। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 5 में आपके सत्य सत्य दिए हुए हैं तो इनको भी आप लगा लीजिए। अध्याय 6, रेखाएं एवं कोण, है ना। रेखागणित का ये अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ने से हमको बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में इन पॉइंट्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलता है। ठीक है। और फिर इसे भी पढ़ के देख लीजिएगा आप, ये पूरा आपको देखना है, समझना है। अभिग्रहित 1 है, अभिग्रहित 2 है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने, दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह रेखीय युग्म बनाते हैं।
देखिए स्टूडेंट, ये एक प्रमेय बन जाती है आपकी कि सिद्ध कीजिए यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपको दिख रहे होंगे, सिंगल सिंगल लाइन से कोण बने हुए हैं, है ना, ए ओ सी और डी ओ बी, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ऊपर ए ओ डी और नीचे सी ओ बी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण आपके हैं। अब हम देखते हैं अभिग्रहित 3। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसे देख लीजिएगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों परस्पर रेखाएं समांतर होती हैं। इन्हें भी देख लीजिएगा आप। तीन लाइनें अगर समांतर जा रही हों, ऊपर से हम एक लाइन प्रतिच्छेद करके काटेंगे तो इस तरीके से आपके कोण बनते हैं। कुछ स्मरणीय बिंदु को पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर हों तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। उत्तरमाला देख लीजिए, जल्दी से आप इसके सही विकल्प लगा लीजिए। सही विकल्प के बाद इसमें आप प्रश्न क्रमांक 2 के खाली स्थान लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 पे आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं, वो लगा लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 4, स्तंभ 2 से मिलाकर आपको सही जोड़ी के भी उत्तर लगाने हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य भी लगा लीजिए, इनके क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। अध्याय 7, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। इसको आप पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। आपने इस चैप्टर को जब भी पढ़वाया जाए उसके बाद में इसको भी पढ़ लीजिएगा आप, है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं इसके। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है, दर्शाइए कि, है ना। तो इसे आप देख लीजिएगा। ये पूरा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आगे चल के आपकी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं हर चैप्टर्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो इन्हें आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, दी गई आकृति में ओ ए बराबर ओ बी और ओ डी बराबर ओ सी। तो इस सवाल को भी आप कर लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं और जब भी आपके पेपर के बाद में जब भी आपके शिक्षक या टीचर्स आपको ये वाला चैप्टर करवाएं तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, तो वो आपको समझा भी देंगे, है ना। बाकी ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब पर तो मैं आपको पढ़ाई दूंगा ये आगे चल के। ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल, ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी ए और बी से समदूरस्थ है ना। इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट कर लीजिएगा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, है ना। फिर है प्रमेय नंबर 1, यदि दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हों, तो इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये प्रमेय। फिर प्रमेय नंबर 2, इसमें सभी जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। प्रमेय नंबर 3, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इसे देख लीजिएगा। प्रमेय नंबर 4, यदि दो समकोण त्रिभुजों एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, है ना। ये भी एक प्रमेय होती है, इसको भी हमको करना है। चलिए उत्तरमाला देख लेते हैं। उत्तरमाला में सही विकल्प के 5 आंसर जल्दी से आप लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको खाली स्थान के 5 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। सत्य असत्य भी देख लीजिए, 8 सत्य असत्य हैं आपके, इनके भी आंसर भर लीजिए। अगर वीडियो को आप बीच में रोक रोक कर इनके आंसर्स को भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से आपको लगाकर इन्हें इनके आंसर्स को लगाना है। प्रश्न नंबर 5, 1 2 3 4 5 6, ये आपको 5 क्वेश्चन जो हैं आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर, इनको भी भर लीजिएगा। अध्याय 9 की बात करते हैं, वृत्त के बारे में दिया हुआ है। तो वृत्त क्या होता है, आप अगर इस पॉइंट को टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर गतिविधि, गतिविधि के बारे में देखना है। एक वृत्त उस तल को जिसमें वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है, और ये है ना। इसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मॉड्यूल जो है आपकी जो मेन बुक है एनसीईआरटी
उसी के बेस पे बनाई गई है, और उसमें जितना जितना इम्पोर्टेंट भाग है वो इस मॉडल वाली बुक में हमारा लिया गया है, ताकि जो कमज़ोर छात्र हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं, जो बेचारे कम नंबर लेके आते हैं, या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एवरेज औसत स्टूडेंट भी हैं, तो वो इसमें से अच्छे तरीके से तैयारी करके काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इनको आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, इन इससे आधारित आपको है ना कई सारे क्वेश्चन करना पड़ेंगे। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, तो जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण को समझ लीजिएगा, है ना, कैसे कैसे कोण बनाते हैं इसमें, ये पूरे डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, है ना। उदाहरण नंबर 1 पर प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो किस तरीके से कोण अंतरित करेंगी ये भी हमको समझना है। जितना जितना हमें गणित सब्जेक्ट को पढ़ के जितना हमें रुचि आती है, इतना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, उतना हमारी बुद्धि का विकास होता जाता है और हम बहुत आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए गणित जैसे सब्जेक्ट का अध्ययन करना, मैथ को कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ये आगे चल के बहुत काम आती है। हम प्रतियोगी परीक्षाओं की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उस समय भी हमको बहुत कुछ गणित हमें पढ़नी पड़ती है। तो गणित आप पढ़ें, गणित से हमारे मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, दिमाग की बुद्धि बहुत खुलती है। फिर है इसमें, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये भी आपके एक इम्पॉर्टेंट आपकी प्रमेय है ना। उदाहरण नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है ना। इसे भी पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और इसको मैं आपको बहुत अच्छे सरल तरीके से समझाऊंगा, बहुत आसान है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे जो रेखागणित करने से डरते हैं कि उन्हें रेखागणित समझ में नहीं आती है, तो उनको जब मैं सिखाऊंगा तो उनके बाद उनको बहुत आसान लगेगी। उदाहरण नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, है ना। तो हमको ये देखना है वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसके पूरे पॉइंट और आंसर को समझ के देखेंगे तो ये हमें समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी। उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये भी आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ना, इसको भी समझ लेना है आपको। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और महत्वपूर्ण तथ्यों को, जब बिंदुओं को हम पढ़ते हैं तो इनमें से हमारे सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर, इनमें से बनते हैं हमारे। चलिए स्टूडेंट्स, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे तरीके से देख लिया होगा, है ना। क्योंकि इनमें से हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए अब देखते हैं उत्तरमाला। सही विकल्प के उत्तर लगा लीजिए आप, इसमें 4 दिए हुए हैं, और इसके बाद में 4 आपके दिए हुए हैं ये खालिस्तान, एक शब्द में वाक्य उत्तर हैं 4 आपके ये दिए हुए हैं। और स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में आपके ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 6 क्वेश्चन के पूरे आंसर आपके पास में लिखे हुए हैं। सत्य असत्य में 5 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अध्याय 8, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के अध्याय आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, इसको पढ़ लीजिए आप। चतुर्भुज क्या होता है, इसकी पूरी विशेषताएं। प्रश्न नंबर 1, दिखाइए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, इस प्रमेय को आप कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। चतुर्भुज के प्रकारों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, चतुर्भुज की विशेषताएं को पढ़ना है, इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट। फिर ये क्रियाकलाप जो है, एक कागज पर एक समांतर चतुर्भुज खींचकर इसके विकर्ण के अनुदिश काटते हैं तो 2 त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। आइए अब इन त्रिभुजों को एक के ऊपर दूसरे के ऊपर देखते हैं और पाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 4, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज एबीसी में
अब हम देखते हैं एक और त्रिभुज एबीसी में डी, ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं डी, ई और एफ को मिलाने पर त्रिभुज एबीसी 4 सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। अब उत्तर वाला निकालिए स्टूडेंट। सही विकल्प के उत्तर दिए हुए हैं 5, उन्हें लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों जो 5 दिए हुए हैं उनके आंसर लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य दिए हुए हैं 5, इन्हें लगाना है। प्रश्न क्रमांक 4 में आपके 4 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं, उन्हें लगाना है। अब हम देखते हैं अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। इसमें आपके पूरे अध्याय थे स्टूडेंट, बस ऊपर नीचे हो गए थे, है ना, और इसी प्रकार से ही दिए हुए हैं। सिलेबस किस अकॉर्डिंग करवाना है उस हिसाब से ही पूरे दिए हुए हैं। तो यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, है ना। और देखिए इसमें ये पूरे पॉइंट आप 6 के 6 पढ़ लीजिएगा। एक बिंदु पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, है ना, और ये पूरे पॉइंट आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इन पॉइंट को भी आपको पढ़ना है। आगे मेरी हर एक वीडियो हर एक उस चैप्टर पे आने वाली है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। अभिधारणा 1 पढ़ लीजिएगा, अभिग्रहित 1। ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा नंबर 3, अभिधारणा नंबर 4 और अभिधारणा नंबर 5, इनको भी समझ लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो ये सब आपको ध्यान से देखना है, त्रिभुजों को किस तरीके से चाप वगैरह काटते हैं और इनको करते हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। उदाहरण नंबर 3, निम्न कथन पर विचार कीजिए, है ना। सारांश सारांश को पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित थे। यूक्लिड ने क्या क्या बताया था इस मैथमेटिशियन गणितज्ञ ने। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। यूक्लिड की अवधारणाएं निम्न थी। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उन्होंने गणित के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और वे बताते हैं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के 2 समतुल्य रूपांतरण भी हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब इसके सही विकल्प जो 6 हैं वो लगा लीजिए। इसके बाद में खाली स्थान के उत्तर लिख लीजिए, सही जोड़ी के उत्तर लिख लीजिए, और एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिख लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें भी भर लीजिए। ठीक है। इसके बाद में कुछ लिंक दिए हुए हैं, इन पर आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के देख लीजिएगा इसमें से, वरना अपने आगे भी जो वीडियो आएंगे तो उनको आप देख सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पूरी समझ में आती है, आपने अच्छे तरीके से उत्तर लगा लिए हैं, तो आपको एक और काम करना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समर मैथ्स वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और भी लोगों से करवाएं, उन्हें भी सजेशन दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के इस वीडियोस पर हैं, इस चैनल पर हैं। इसके साथ में समर इंग्लिश वर्ल्ड को भी कर लीजिए, इस पर भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको ऑल सब्जेक्ट के मिलते हैं, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इन सब के भी आपको इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, क्वेश्चन आंसर सब मिल जाते हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।